ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन की कौन सी अप्रोच चल रही है? न्यूमेरिकल अप्रोच चल रही है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं. सो दिस इज A2 लेवल फिजिक्स एंड सेक्शन इज मैकेनिक्स. चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. आप चाहें तो इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं. हमने इसका नाम इनिशियली क्या रखा था? ऑसिलेटरी मोशन नाम रखा था, फिर बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने इसका नाम रख दिया. और इसकी 3 तरह की अप्रोचेस डेवलप की हैं. पहली जो अप्रोच डेवलप की उसका नाम था ग्राफिकल अप्रोच. फिर हमने इसका क्या नहीं, ग्राफिकल से पहले क्या था? थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसमें हम बेसिक टर्म्स सीख रहे थे और बेसिक टर्म्स के थ्रू हमने इस पूरे फिनोमेना को समझने की कोशिश की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, और बेसिक टर्म्स के थ्रू हम किस नतीजे पर पहुंचे. इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सर इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते होते हैं, जिसमें एक रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होती है, बट ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है. दिस वाज समथिंग द थ्योरेटिकल एंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. फिर हमने जो सिंपल पेंडुलम ड्रॉ किया था, हर लम्हे पर क्या वक्त हो रहा है, क्या फेज चल रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट चल रही है, क्या स्पीड चल रही है, क्या एक्सेलरेशन हो रही है, हमने पहले पॉइंट्स नोट किए. फिर उन पॉइंट्स को सीधा सीधा हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके, लेबल करके, ज्वाइन करके हमने ग्राफिकल अप्रोच डेवलप कर ली. फिर जब हमने ग्राफिकल अप्रोच डेवलप की तो हमें वो ग्राफ्स का पता था कि साइनोसॉइडल ग्राफ कौन सा होता है, कोसाइनोसॉइडल ग्राफ कौन सा होता है, और नेगेटिव साइनोसॉइडल ग्राफ कौन सा होता है. उस हिसाब से हमने एक की इक्वेशन साइन के हिसाब से बना दी, दूसरे की इक्वेशन हमने कोसाइन के हिसाब से बना दी, और तीसरे की इक्वेशन हमने नेगेटिव साइन के हिसाब से बना दी. और जब हमने इक्वेशनें बनाई तो हमने इन इक्वेशनों के साथ जो कोफिशिएंट्स थे, इनिशियली क्या कोफिशिएंट्स रखे? एक्स वाली इक्वेशन में साइन का कोफिशिएंट x0 रखा, v वाली इक्वेशन में कॉस का कोफिशिएंट v0 रखा, a वाली इक्वेशन में नेगेटिव साइन का कोफिशिएंट a0 रखा. फिर कल के लेक्चर में हमने कहा कि यार ये असल में v0 जो है वो कुछ और था, वो x0 ओमेगा था जिसकी जगह v0 होना चाहिए, या a0 की असल में वैल्यू x0 ओमेगा स्क्वायर थी, या v0 इंटू ओमेगा थी, या v0 का स्क्वायर ओवर x0. इस तरह का भी उठा लेके मैंने लिखा नहीं. अच्छा, फिर वहां से ख्याल आया कि अरे जो मैं x0 ओमेगा की जगह v0 लिख रहा हूं, या x0 ओमेगा स्क्वायर की जगह a0 लिख रहा हूं, क्या जनरल एक्सेलरेशंस की भी डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसी ही इक्वेशन है, या जनरल वेलोसिटी की भी डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसी ही इक्वेशन है? उसको जब हमने एक्सप्लोर किया तो वो हमने पहले से कहीं किया हुआ था. वो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के खाते में वो वाला काम कहीं किया हुआ था, और उसके नतीजे में हम किस किस नतीजे पर थे, मैंने वो वाली इक्वेशनें लिखवाई, जिसमें x ओवर x0 का होल स्क्वायर प्लस v ओवर v0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये शक्ल है, या फिर शक्ल है x ओवर x0 का होल स्क्वायर प्लस v ओवर x0 ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर क्या शक्ल है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा होल अंडर रूट ऑफ x0 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इस फाइनल शक्ल को हमने देख के कहा कि यार मीन पोजीशन पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन पोजीशन पर क्या वेलोसिटी होगी, एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर क्या वेलोसिटी होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर क्या वेलोसिटी होगी. तो इस इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन भी निकल गई थी? v0 x0 ओमेगा वाली इक्वेशन भी इसी में से निकलती थी. तो हमने कहा कि v0 इक्वल्स टू x0 ओमेगा इज अ स्पेसिफिक इक्वेशन, whereas v is equals to plus minus omega under root of x0 square minus x square. It's a general equation जो किसी भी जगह पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन v0 equals x0 ओमेगा जनरल नहीं है, बस सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए अप्लाई. यहां तक किसी को मसला है भाई? एनीवन? लेकिन जब हमने एक्सेलरेशन की बात कही तो वहां पे हम किस नतीजे पे पहुंचे थे कि एक्सेलरेशन में जो a0 equals x0 ओमेगा है वो जनरल है, और बिल्कुल वो स्पेसिफिक है. जनरल भी बिल्कुल कैसी है, वो वैसी ही है, a इक्वल्स टू x इंटू ओमेगा स्क्वायर. हाँ, उसमें एक माइनस का मसला जरूर है. बहरहाल मैं उन इक्वेशनों को एक दफा दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं. आप में से जिस किसी को जहां कहीं पे प्रॉब्लम हुआ प्लीज मुझे बता दीजिएगा. इसका कौन सा अप्रोच चल रहा है जी? न्यूमेरिकल अप्रोच.
जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यू रिमेंबर पिछले साल भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था ऐसा, उसका नाम क्या था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन वो कौन सी मोशन थी, या तो नहीं, उसके भी उसके अंदर भी एक स्पेसिफिसिटी थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी वाली, कि जब किसी ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही, मतलब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, तो क्या इक्वेशन लगाते थे, v इक्वल्स u प्लस at, d इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2ad इक्वल्स। उनका भी अपना अपना एक प्रूफ था कि वो कहां से ड्राइव होती हैं। मैंने वैसे उनको भी ड्राइव किया होगा, ठीक है, लेकिन आपने ड्राइव करने के बाद उनका रटा मारना स्टार्ट कर दिया। उनका रटा मारने के बाद आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि जी किसी भी सिचुएशन में हमें ये असेस करना है कि पहली कब लगेगी, तो दूसरी कब लगेगी, तो तीसरी कब लगेगी। वैसे कैसे असेस करते थे सर, डेटा देखते थे, डेटा में पता चल जाता कौन नोन है कौन अननोन है। इक्वेशन हमने ऐसे रटी थी कि हमें पता चल जाता था कि यार कौन सी वाली लगेगी, पहली लगेगी दूसरी लगेगी। ये बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी क्या करना है। अब हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक। पहले था यूनिफॉर्मली। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक की निशानी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जिसमें रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगी जो कि नेगेटिव एक्स के प्रोपोर्शनल होगी। ये उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसकी फर्दर इक्वेशन क्या क्या है, वो सारी आपको मैंने कल लिखवाई थी, मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूं कि बुनियादी तौर पर एक्स की इक्वेशन क्या लिखी जाती है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और कोई इक्वेशन नहीं है। वी में अगर आप तो या तो आप लिख दें क्या, एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, या फिर क्या लिख दें, एक्स नॉट ओमेगा की जगह वी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। इसको मसला इस बात से। अच्छा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होगी, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या फिर क्या, माइनस एक्स नॉट ओमेगा की जगह क्या होगा, वी नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर इसकी तीसरी इक्वेशन क्या होगी, माइनस। तो जी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एक इक्वेशन लिखी है, वेलोसिटी के लिए दो लिखी है, एक्सेलरेशन के लिए। और फर्क क्या है यहां पे, बस इसके किस में फर्क है जी, सर आपने कोएफिशिएंट में फर्क डाला हुआ है। यहां कोएफिशिएंट ये रखा है, यहां कोएफिशिएंट ये रखा है। सिमिलरली यहां नीचे फर्क क्या है, नीचे भी कोएफिशिएंट्स के तो फर्क है कि सर जी यहां पे आपने पहला कोएफिशिएंट क्या रखा है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, फिर वी नॉट ओमेगा, और फिर ए नॉट रखा है। और इनके क्या मतलब है क्या नहीं है वो आपको मालूम है, ठीक है। ये हमारी बुनियादी तौर पर डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशंस हैं। इसके बाद अगर हम वो वाली देखें, कौन सी वाली, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखें, तो वो कौन सी वाली है, उसकी पहली शक्ल है ये वाली, v ओवर। अच्छा, इसी की दूसरी शक्ल कौन सी है, इसी इक्वेशन की दूसरी शक्ल एक्स ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस v ओवर एक्स नॉट ओमेगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। इसी की तीसरी शक्ल कौन से वाली है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा क्या, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास है, एक ही इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन किस तरह से लिखी हुई है, तीन तरीकों से लिखी हुई है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है, नो। उसके बाद हमारे पास कौन सी वाली इक्वेशन है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। वो क्या इक्वेशन है, a इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल भी यही है, और अगर आप स्पेसिफिक की बात करेंगे तो a नॉट इक्वल्स माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए आपके कुछ सवालों का सीक्वेंस चल रहा था, प्लीज बताएं आपने सवाल किस तरह से कंपोज किए हैं। आपने कहा इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट में it was derived by eliminating time from the following parametric equations, this ये जनरल आ गई। एक तरफ आपने कहा what is the acceleration at the mean position पर x 0 था तो acceleration भी 0 हो गई। what is the acceleration at the extreme position, right extreme position पर displacement x नॉट थी तो acceleration कितनी हो गई, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर हो गई। फिर मैंने एक सवाल लिखवाया था what is the acceleration at the
एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर x क्या था, x वाज इक्वल टू क्या, नेगेटिव x नॉट। तो जब वो x वाज नेगेटिव x नॉट, उसको जब आप पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आती है, पॉजिटिव x नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये आपका कल का सवाल है, वैसे अगर आपने लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो जवाब सुन लीजिए। क्या सवाल था कल आखिरी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। माइनस एक्स नॉट को वहां पे पुट करेंगे तो पहले से एक माइनस होगा, फिर माइनस एक्स नॉट आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, किसको मसला है इस बात से, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, ए नॉट ही बोलेंगे। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को पुट करने से मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जवाब आएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, ए नॉट बोलेंगे। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। ये है जनाब साहब आपकी क्या जनाब साहब, इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है जी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल और है, आपको नहीं याद पड़ता कि एक्सेलरेशन की जो अभी आपने इक्वेशन निकाली है, इससे मिलती जुलती एक इक्वेशन थ्योरेटिकल अप्रोच में निकाल चुके हैं। कौन सी, जब आप रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ रहे थे, प्लीज जरा जाएंगे कुछ पेजेस पीछे। जब आपका थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो रहा था, जहां पे आपने एक्सेलरेशन और मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जहां डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन में a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का जिक्र हो रहा है। वहां देखिए कोई प्रॉपर इक्वेशन लिखी होगी, a इक्वल्स माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, कुछ ऐसा लिखा हो, क्या लिखा वहां पे। तो इसका मतलब ये तो बाद में ड्राइव हुई हैं, इन सब से पहले क्या ड्राइव किया था आपने बेटा, इन सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए क्या ड्राइव किया था, a इक्वल्स माइनस जी अपॉन एल इंटू क्या, इंटू एक्स। ठीक हो गया। सो मेरा लेक्चर आज इस टॉपिक पर है एक्सेलरेशन की। अभी इनको डिफरेंशिएट करके या एलिमिनेट करके या मैथ्स लगा के तो ये निकला है, लेकिन पहले से क्या निकला था, वो जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था, वेट का पता नहीं कोई कंपोनेंट था, रिमेंबर दैट, वेट का कंपोनेंट वाज एक्टिंग एज रीस्टोरिंग फोर्स, फिर रीस्टोरिंग फोर्स वाज इक्वल टू ma, तो वहां से mm दोनों तरफ से काट दिया था, a का क्या जवाब निकला था, माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक हो गया। अब उस माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स के साथ और इस माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर के साथ मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, बराए मेहरबानी गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बात बताएं, इधर से भी एक्सेलरेशन को देखो, एक्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उधर से भी एक्सेलरेशन को एक्स के साथ देखो तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर भी एक्स के साथ एक माइनस आ रहा है, उधर भी एक्स के साथ एक माइनस आ रहा है। अच्छा, इधर एज अ कोएफिशिएंट या इधर एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन है, ओमेगा स्क्वायर। इधर एज अ कोएफिशिएंट या एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन है, जी ओवर एल। तो बताइए फिर काम करते हैं, इसके ओमेगा स्क्वायर को और उसके जी ओवर एल को इक्वेट कर लेते हैं, कोई नई इक्वेशन बनाते हैं जी। क्या करते हैं जनाब साहब, एक काम करेंगे, सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, बल्कि हेडिंग क्या चल रही है अभी तक, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड रुकें जी, अभी ये नई वाली ना लिखें, अभी इसके साथ रिलेट ना करें इसको, अभी इसके साथ रिलेट ना करें। अभी पहले क्या कर लें, पहले इसके साथ की आपने जनरल इक्वेशन लिखी है, इसकी स्पेसिफिक भी लिख ली है, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें जी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। आज के लेक्चर की पहली लाइन ये लिखनी है आपने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या जनाब, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट।
draw the graph of acceleration with respect to displacement. अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है। प्लीज बताएं आप इस इक्वेशन को देखकर क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को देखकर क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है? लीनियरली रिलेटेड है, या ये भी कह सकते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन से वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नेगेटिव ग्रेडियंट वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काम करेंगे, सवाल के जवाब में लिखें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सवाल के जवाब में लिखें referring to the equation of acceleration, referring to the equation of acceleration with respect to displacement, we can say that acceleration is directly proportional to the negative of displacement. We can say that the acceleration is directly proportional to the negative of displacement. Such that omega square behaves as the constant of proportionality, such that omega square behaves as the constant of proportionality. इस पूरी अंग्रेजी को आप अगर सिंबल्स में लिखना चाहेंगे तो आप सिंबल्स में कैसे लिखेंगे जी? आप सिंबल्स में ऐसे लिखेंगे, A is proportional to minus x if क्या? If omega square is equal to कांस्टेंट। एलोजी, अगर आप ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट कहते हैं या उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं a और x को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूंगा। यहां अगर आपके पास कोई मसला है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, नहीं ओके। इसके बाद क्या करूं, अभी ग्राफ बनाना ना सर मेरे को। दिस इज x, दिस इज a। प्लीज टेल मी x का क्या सीन है? x अनलिमिटेड है या उसकी कोई डोमेन है? सर वो माइनस एक्स नॉट से लेकर प्लस एक्स नॉट तक ही होगा, वो उससे आगे या उससे पीछे नहीं जा सकता। तो x का ग्राफ मैंने माइनस एक्स नॉट से प्लस एक्स नॉट तक कर दिया है, ओके। a का ग्राफ कहां से कहां तक करूं? a का ग्राफ कहां से कहां तक करें सर? उसकी भी फिर एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, क्या जनाब साहब? या तो प्लस a नॉट या माइनस a नॉट। अब अगर आप पॉइंट्स को वो पिछले किसी साइंस को देखकर ड्रॉ करना चाहते हैं, कौन से साइंस को? जो शुरू में हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हुए थे सिंपल पेंडुलम वाले, तो आपको पता होगा जब नेगेटिव एक्स नॉट होता है तो पॉजिटिव a नॉट डिस्प्लेसमेंट होती है, जब पॉजिटिव एक्स नॉट होता है तो नेगेटिव a नॉट डिस्प्लेसमेंट होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। देयर यू गो, द लाइन इज स्ट्रेट। लेकिन एक बात है, पूरी नहीं खींचनी, पूरी नहीं खींचनी मतलब पूरे ग्राफ पेपर पे नहीं खींच देनी। कहां तक खींचनी है? एक्स एक्सिस पे माइनस एक्स नॉट से प्लस एक्स नॉट तक, और वाई एक्सिस पे प्लस ए नॉट से लेकर माइनस ए नॉट तक। लो जी, अब आपने ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इक्वेशन के बारे में क्या अंग्रेजी लिखी? आपने कहा इक्वेशन ऐसी है, इक्वेशन क्या कहती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सच दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब एक बड़े मजे का सवाल है, मैं ग्राफ को देखकर क्या बोलूं? ग्राफ क्या कहता है कि ग्राफ कैसा है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट सच दैट क्या? ग्रेडियंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्या? तो एक काम करें, आप जरा ग्राफ के साथ की अंग्रेजी लिखें। देखिए जी, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन the graph is a straight line the graph is a straight line passing through origin,
The graph is a straight line passing through origin with क्या? With a negative gradient. With a negative gradient. With a negative gradient. Such that gradient is equal to क्या? ओमेगा स्क्वायर, नॉट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर नहीं है, वो ओमेगा के स्क्वायर के बराबर है. क्या यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? है थोड़ा ऑड हो रहा है सर जी. एक तो लाइन सीधी होती थी पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली, यहाँ क्या हो गया? है तो सीधी है लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट वाली है. फिर ग्रेडियंट को एक आधा नंबर होता था, ये सिंपल वैल्यू होती थी. यहाँ ग्रेडियंट किसके बराबर आ गया? ओमेगा के स्क्वायर के बराबर. आने दो भाई, आपका क्या जाता है. ठीक है जी. ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा का स्क्वायर कांस्टेंट नहीं होता. एक सवाल है ना, ओमेगा क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ये एंगुलर स्पीड है. एंगुलर स्पीड सर्कल में भी कांस्टेंट थी, एंगुलर स्पीड यहां भी कांस्टेंट है. यहां लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है. यहां कांस्टेंट क्या नहीं है भाई? अगर आप याद करें तो आपका जो v है, v हर लम्हे क्या होता है? v किसी लम्हे में पॉजिटिव है, किसी लम्हे में नेगेटिव है, किसी में मैग्नीट्यूड का v चेंज हो रहा है. प्लीज रिमेंबर ओमेगा चेंज. क्यों ओमेगा क्यों नहीं चेंज हो? ओमेगा की एक और डेफिनेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. क्या यू रिमेंबर दैट थिंग? 2 क्या है? कांस्टेंट है. पाई क्या है? f क्या चीज है? क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड. क्या होती है? अच्छा, टाइम पीरियड क्या है? वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है. टाइम पीरियड क्या है? एक काम करते हैं, टाइम पीरियड की थोड़ी सी बात करते हैं. हैं जी, ये वाली बात खत्म करने वाले क्या है? डिराइव अ रिलेशनशिप फॉर द टाइम पीरियड. डिराइव अ रिलेशनशिप फॉर द टाइम पीरियड. derive a relationship for the time period of a simple pendulum. Derive a relationship for the time period of a simple pendulum by equating the two equations of acceleration. By equating the, ये काम करेंगे कैसे हम? ये हम काम करेंगे by equating what? The two equations of what? Acceleration with respect to what? Displacement. By equating the two equations of acceleration with respect to displacement. तो जो मैं काम पहले करने लगा था, मैंने कहा पहले ग्राफ शाफ ड्रॉ कर लेता हूं. ग्राफ ड्रॉ करके ग्राफ का खाता खत्म कर लूंगा. ग्राफ के खाते के बाद किधर जाऊंगा? ग्राफ के खाते के बाद मैं निकल रहा हूं कहां पे? टाइम पीरियड की इक्वेशन पर. और टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालने के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसको इक्वेट करें? बाय इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन. कौन सी वाली दो इक्वेशन है? एक अभी भी ताजी ताजी पढ़ी है आपने. क्या जी? माइनस, एक काम करूं, एक्स ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखता, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखता हूं. क्यों? जो कांस्टेंट होता है, जो कोफिशिएंट, उसको कोफिशिएंट के तौर पर लिख लेना चाहिए. तो बजाय इसके कि मैं कहूं माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, क्या कहूं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. किसी को एतराज है इस बात से? नहीं. इसी तरह इसकी दूसरी इक्वेशन क्या थी? a इक्वल्स टू माइनस जी ओवर एल इंटू क्या? इंटू एक्स. तो अगर आप इन दो इक्वेशंस की बात करेंगे, एक अभी अभी निकली है, एक बहुत पुरानी वाली हमारे पास चल रही है, तो दोनों इक्वेशनें किसकी हैं? रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन की हैं, या सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में जो एक्सेलरेशन है उसकी हैं. तो क्या करूंगी? एक ही चीज की हैं और शक्ल भी एक जैसी है. इधर भी है उधर भी है, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, इधर भी एक्स उधर भी एक्स. इधर एक्स का कोफिशिएंट इज क्या? इस हिसाब से ग्राफ देखोगे तो ग्राफ का ग्रेडियंट इज क्या? इस हिसाब से ग्राफ देखोगे तो ग्राफ का ग्रेडियंट इज क्या? जी ओवर एल. किसको मसला है इस बात से? एंड यू नो, आई थिंक दोनों सेम इक्वेशन है. दोनों को क्या करना चाहिए? आप इक्वेट करेंगे, इधर x का कोफिशिएंट इज दिस कांस्टेंट, उधर x का कोफिशिएंट इज दिस कांस्टेंट, एंड यू नो आई एम इक्वेटिंग बोथ द कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज. यहां से क्या करूं? निकलेगा ना, टाइम पीरियड निकलेगा ना भाई, है नहीं? आई हैव टू डिराइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कैसे निकालूं इसमें से? ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के. 2 पाई एफ का क्या?
स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बल्कि काम करते हैं स्क्वायर यहां से खत्म करके वहां क्या करूं, अंडर रूट किसका लूं, जी ओवर एल का, ठीक है। अब एक मसला है, ये 2 पाई एफ की जगह वैसे मैं 2 पाई ओवर टी भी लिख सकता था, तो यहां पे मैंने 2 पाई एफ की जगह 2 पाई ओवर टी लिख देता हूं। अब एक मसला है, मुझे टी को क्या करना था, तो क्या करूं, इसको भी ऊपर नीचे कर देता हूं, उसको भी ऊपर नीचे कर देता हूं। ये जो मसला इस बात से, मैं अगर इसकी फ्रैक्शन ऊपर नीचे करूं तो डबल की भी कर देता हूं, मैथ से ही वैसे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहते हैं, क्या करना कहते हैं, मैं बजाय इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मैं इधर ही ऊपर नीचे उधर ही ऊपर नीचे कर देता हूं। दिस बिकम्स टी ओवर 2 पाई, दिस बिकम्स एल ओवर जी का अंडर रूट। हाँ जी, अब 2 पाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या कर दूं जी, वहां जाके आई थिंक मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, एल ओ जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ क्या, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एल ओ जी। तो आज हमने एक और इक्वेशन ड्राइव कर दी है। व्हाट इज दिस इक्वेशन फॉर, दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ क्या, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ क्या, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू नो हमारा सवाल क्या था, डिराइव अ रिलेशनशिप फॉर द टाइम पीरियड। अब इस इक्वेशन पे थोड़ी सी बहस करें। 2 क्या है, पाई क्या है, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है। जी क्या है, जब तक आप प्लैनेट चेंज ना करें जी कांस्टेंट ही है। व्हाट इज दिस एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, बिल्कुल ठीक है। वो भी क्या है, तो फिर टाइम पीरियड भी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा क्या है। तो वो जो हम कह रहे थे ना, ये जो ओमेगा कांस्टेंट है, तो किस खाते में कांस्टेंट है, वो ये सारे खाते में कांस्टेंट है। आई बिलीव टाइम पीरियड जो है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ, इस हाँ एक चीज है वैसे, इस इक्वेशन से पता ही चलता है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली अपॉन क्या, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ छोटी बड़ी हुई तो क्या होगा, तो आपका टाइम पीरियड। आई थिंक इसका कोई प्रैक्टिकल भी किया होगा पिछले साल, है जी। पिछले साल आप ऑसिलेशन वाले जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो क्या उनमें ऐसा होता है कुछ इस तरह की चीज निकलती है एंड पर कि लेंथ चेंज, मतलब छोटा पेंडुलम है कि बड़ा पेंडुलम है, नहीं। अभी जो ये प्रैक्टिकल हाँ, S3 वाला में क्या था, रस्सी छोटी बड़ी थी, लेंथ कम की थी, तो टाइम पीरियड चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ चेंज हुआ था जी। बाकी आप जो आपका जो भी मास है, मास कम ज्यादा करने से टाइम पीरियड चेंज होता है, नो। आप उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा करने से टाइम पीरियड कम ज्यादा होता है, नो। इवन जब वो स्लो हो रहा होता है 2-3 ऑसिलेशन के बाद, वो क्या टाइम पीरियड चेंज होता है, नो। टाइम पीरियड रिमेन्स क्या, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द। तो मैं यहाँ पे 2-3 नोट्स लिखवाना चाहता हूँ, प्लीज लिखा दीजिए। लेकिन दिस फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड सजेस्ट, दिस फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड सजेस्ट क्या, this formula of time period suggests that the time period of a simple pendulum, that the time period of a simple pendulum, that the time period of a simple pendulum suggests that the time period of a simple pendulum depends only upon the length of the simple pendulum, depends only upon the length of the simple pendulum, depend, हाँ उसमें अगर आप depends only upon the length of the simple pendulum के बाद ये लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लिखना क्या लिखना है, T is directly proportional to under root of L, ये लिख देंगे। T is directly, आपने जुमला क्या लिखा है, this formula suggests that the time period of a simple pendulum depends only upon the length of the simple pendulum, that is I dot E लगा के लिखें, T is proportional to under root L, which means क्या, which means greater the length of the simple pendulum, greater the time period, okay, which means that greater the length of the simple pendulum,
which means greater the length of the simple pendulum, greater the time period. इसका मतलब ये है कि एक और नोट ये डेवलप होता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या क्या, बहुत सारे बाकी जितने भी फैक्टर्स आपको लगते हैं उनसे वो क्या है, कौन कौन सा फैक्टर लगता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है सर, एक वो मास लटका होता है, वो भी हमारी टाइम पीरियड की इक्वेशन में नहीं है। फिर सर एक उसका स्विंग हम जितना देते हैं, एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फीलिंग आती है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, लेकिन असल में क्या है, असल में उसके साथ कोई ताल्लुक क्यों नहीं है वैसे। हाँ, वो कहते हैं सर जी जितना ज्यादा खींचेंगे अल्टीमेटली वो उतनी स्पीड से जाएगा, तो बेसिकली ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह अगर कम डिस्प्लेसमेंट हुई तो कम स्पीड होगी, तो स्पीड कम होगी, टाइम उतना ही लगेगा। वो सही कह रहे हैं। क्या होगा जी, वो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, चलो एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड पूरे जर्नी की कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर आपने एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दिया है तो जो उसका झूला है, आई होप यू कैन से कि झूला है, स्विंग वाला झूला, तो झूले में क्या फीलिंग आती है कि जब आप जितना ज्यादा स्विंग, मतलब जितना पीछे जाएंगे वो उतना मजा ज्यादा आता है, स्पीड उतनी आपकी मैक्सिमम ज्यादा होती है। और जब वो स्लो हो जाता है, जब आपका एम्पलीट्यूड कम होगा तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा, तो वो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जो टाइम पीरियड होगा ना वो नहीं चेंज होता, वो बेशक आपका मिसाल के तौर पर एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, होगी, ठीक है, पक्की बात है, कितनी हुई